ये रेज हैंड करे, फिर सबको एक एक बारी मिलेगी सारी। बस ठीक है, आप बता। आप बता दो किसने स्टार्ट करना है। ये फर्स्ट कैंडिडेट मुंतहा इब्तिहाज है। ये अपना माइक अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। एक मिनट सर, स्टार्ट करते हैं। इसमें कोई लिमिट तो नहीं है ना क्लास की? नहीं सर, नहीं है इसके अंदर कोई। तो रिकॉर्डिंग में भी लगाते हैं फिर। रिकॉर्डिंग की ऑप्शन नहीं आ रही है। डॉक्टर नजीब, हम क्या करें? Recording in progress. Recording stopped. सर हुई थी रिकॉर्डिंग शुरू, फिर उसके बाद दोबारा स्टॉप होगी। वो किसी क्लाउड में हो रही है, मेरे लैपटॉप में नहीं हो रही है। उस तरह हम फिर नहीं कर सकते, किसी और का जूम है। कोई और बंदा नहीं है जिसके पास रिकॉर्डिंग का कोई सॉफ्टवेयर हो, वो रिकॉर्ड कर दे? कोई कैंडिडेट के पास है रिकॉर्डिंग की ऑप्शन जो मेरी स्क्रीन रिकॉर्ड कर सके? ये तो क्लाउड में रिकॉर्ड होगा ना। एक मिनट, मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, उसे ट्राई कर। सर स्क्रीन रिकॉर्डर के नाम से है सॉफ्टवेयर, जरा उसमें देख लेना। मेरे पास एक है, लेकिन देखता हूँ वो रिकॉर्ड करता है। इसकी ट्राई कर रहा हूँ, होगी तो एक मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अपोलोजाइज करता हूँ कि मैं आप लोगों की डेट्स ऐसी आ गई कि हम जो क्लास हमने प्लान की थी उसके अकॉर्डिंगली नहीं कर सके। फिर भी मैं एक दिन पहले आ गया, क्योंकि कैंडिडेट्स कह रहे थे कि संडे को ना करें, आज कर लें। तो मेरा खुद एग्ज़ाम था FRCR का, तो मैं कल फारिग हुआ हूँ, तो कल मैं रात को फ्लाइट पे आया हूँ। अभी थोड़े मेरे हेल्थ के भी इश्यूज हैं, शुगर थोड़ी है, मुझे डायबिटिक हूँ। तो उस तरह से मैं गो थ्रू नहीं कर सका केसेस के लिए। लेकिन मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ आप लोगों का फ़ायदा हो जाएगा क्लासेस में। इस क्लास का मकसद ये नहीं, आप लोगों ने काफ़ी सेशंस ले लिए हैं, काफ़ी एग्जामिनर्स को देख लिया है, तो केसेस तो आप लोगों ने काफ़ी देख लिए हैं। मैं ये करूँगा कि आप लोगों को वो जो जो मेरे पास आइडियाज़ आते रहेंगे कि एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ आपने कैसी अप्रोच लेके जानी होती है। तो सबसे पहले तो काफ़ी आप लोगों ने सेशंस लिए होंगे, ये जो ऑनलाइन सेशंस होते हैं जिसमें रेडियोपीडिया से केसेस दिखाते हैं। एग्ज़ाम ऐसा नहीं होता। होपफुली आप लोगों ने वो वाले सेशंस लिए हैं जिसमें फिल्म्स दिखाई जाती हैं। तो मेनली आप लोगों ने ये करना था कि अपनी आई ट्यून करनी थी टुवर्ड्स द फिल्म। अभी तो वो टाइम ख़त्म हो गया कि अभी एक दिन में तो आप फिल्में नहीं देख सकते। जिन्होंने किया वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं किया वो अप्रोच के साथ जाएं। तो फिल्म देखने की आपके पास कोई ना कोई एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि जब वो फिल्म लगाते हैं आपके पास, ये सपोज करें फिल्म लगाइए, एक तो उनके पास कोई क्राइटेरिया नहीं होता कभी। हज़ारों के हिसाब से ना, हज़ारों यानी काफ़ी सारी वो होती हैं। तो मैं डॉक्टर अवैस के साथ बैठा था, तो मैंने उनसे भी काफ़ी डिस्कस किया जब FRCR दे रहा था कि यार आपका क्या एक्सपीरियंस था। तो उसने मुझे बताया कि यार मेरे पास एक केस लगा था लाहौर सेंटर में, उसमें कोई इस तरह के ना काफ़ी सारे वो थे। तो उस कहता है मुझे डायग्नोसिस इस तरह नहीं बन रही थी, एक हाइपोडेंसिटी कोई फ्लूइड कलेक्शन था ऊपर लिवर में,
ऊपर एक image वो दिखाया हुआ था। फिर थोड़ी आगे आया तो हाइपो कोई सी लाइन आ रही थी, स्प्लीन में भी आ रही थी। फिर किडनीज में भी कोई मसला था नीचे। फिर मैंने जब बोन्स देखी तो बोन्स में मल्टीपल फ्रैक्चर थे। तो कहता है फिर मैंने जाके पहले मैं फाइंडिंग्स डिस्क्राइब करता रहा, जब मैंने फ्रैक्चर्स पिक किए तो मैंने देख लिया कि ये जो लिवर में और स्प्लीन में और ये सारी चीजें जो है दे आर लिंक्ड विद द दे आर लिंक्ड टू द ट्रॉमा। तो ये ट्रॉमा का केस है। फिर जो AAST की जो स्टेजिंग होती है वो मैंने कर ली। मल्टीपल उसमें ऑर्गन्स इन्वॉल्व थे, तो उसमें फिर काफी सारी चीजें उसने पूछी। तो जो एग्जामिनर आपके पास आएगा जरूरी नहीं है कि वो जो आप प्रोटोकॉल की फिल्में होती हैं कि 4x4 बनानी है वही बनाएंगे। तो आपने अपने आप को ट्रेन करना है कि मैंने एक इमेज से शुरू करना है टिल दी एंड टू रीच द डायग्नोसिस। आपको जो जो नजर आता है आप उसको बताते जाए, सिस्टमेटिकली चलते जाए। तो उस तरह से आपको एट द एंड ऑफ द डे वो जो एंड ऑफ द केस जो है वो आपको वो पिक हो जाएगा। उसके बाद कुछ केस उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस एग्जामिनर्स लाते हैं। सबसे पहले कुछ होते हैं आंट मिनी किस्म के केसेस होते हैं, जिसमें आपने डिफरेंशियल एक दो मिनिमम डिफरेंशियल देने हैं और उसकी आपने ठक से डायग्नोसिस बोलनी है। लेकिन कुछ होते हैं जो कि खाली डिस्कशन के लिए होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो केस लगा है वो आप केस को डायग्नोसिस बना दें। आपने उस केस को लेके चलना है। आपको डिस्क्रिप्शन अच्छी आनी चाहिए, आप उसको अच्छी तरह डिस्क्राइब करें और उसके साथ चीज़ों को रूल आउट करते रहें कि ये फीचर है तो ये इसको रूल आउट करता है, ये फीचर है तो इसको रूल आउट करता है, ये फीचर है तो इसको रूल आउट करता है। तो एट द एंड ऑफ द एग्जामिनर के साथ जब आपका इंटरेक्शन होगा तो आपने नैरो डाउन करना है किसी भी केस को कि आया ये इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, या कोई ट्यूमर है, या कोई ट्रॉमा है। मोस्टली तो यही चीजें होती है ना आपके सामने जो आती हैं, इन चीजों में आपने इसको शॉर्ट लिस्ट करना होता है। अगर आप इस लिस्ट को लंबी बना देंगे ना, कुछ लोगों की मैं रिपोर्टिंग पढ़ता हूँ तो वो कुड बी दिस करके सारी कहानी उसमें डाल देते हैं। तो जब सारी कहानी डाल देते हैं ना तो वो फिर आपका केस खराब हो जाता है। तो आप ये नहीं है कि आप चारों चीजें बोल सकते हैं, आप वैरायटी डिफरेंशियल बोल सकते हैं। आपको इन्फेक्शन में, इन्फ्लेमेशन में, ट्यूमर में फर्क करना आना चाहिए और ऐसी चीज बोलें जो क्लिनिशियन को आगे हेल्प करेगी। बाकी मेरे जो लेक्चर्स थे आपने शायद देखे होंगे, मेरे वॉइस नोट्स मैंने सारा वो उसमें शेयर किया है, टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए हैं, और भी जो मुझे याद आती रहेंगी वो मैं करूँगा। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, जो परसों आपका एग्जाम होगा, कि फिल्म में आप टू द फिल्म में आप जाएं और फिल्म में आप बॉक्स बाय बॉक्स उसको देखें। जो उसने जो भी स्लाइड लगाई है, अगर बोन विंडो लगाई है तो उसमें कोई सिग्निफिकेंट है। अगर उसने लंग विंडो लगा के आपको एब्डोमेन दिखा रहा है तो वो आपको नीमोपेरिटोनियम दिखा रहा है। ठीक है, तो आपने नीमोपेरिटोनियम के लिए सोचना है। इस तरह आपने दिमाग को हाजिर रखना है कि यार ये क्यों उसने दिखाया, अगर उसने बोन विंडो दिखाई है तो क्यों दिखाई है, कोई उसमें फ्रैक्चर तो नहीं दिखा रहा है या कोई और बोनी लीजन तो नहीं दिखा रहा। तो गो बाय सिस्टम, सही है ये। मिनट, स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी सर आ रही है। अच्छा, तो ये मैंने डिफरेंट सोर्सेज से केसेस लिए हैं, मेरे अपने केसेस नहीं है। अभी मैं एक सेंटर गिलगित में अपनी ट्रांसफ़र की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मेरे पास हो जाएगी तो मैं एग्जाम फिल्म बनाऊंगा। वहाँ बड़े अच्छे अच्छे केसेस हैं, लेकिन वहाँ कोई इतना इंटरेस्टेड बंदा नहीं है जो उठा के केसेस बनाए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ उधर मेरी पोस्टिंग हो होपफुली, तो फिर मैं आप लोगों के लिए, आप लोग तो तब तक कंसल्टेंट होंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह जो नए कैंडिडेट्स आ रहे हैं ना आपके जूनियर्स, तो उनको बताना। तो उनके लिए मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा नेक्स्ट अटेम्प्ट नहीं तो विद इन 1 ईयर में ये वहाँ पोस्टिंग मेरी हो जाए और मैं फिर MRI और CT के काफ़ी कलेक्शन अपनी बना दूंगा। आप लोगों का नॉलेज मुझसे बहुत ज़्यादा है। कुछ आप लोगों ने अपने कान खड़े रखने हैं कि मैं कोई गलत चीज़ कहता हूँ तो उसको याद करके डायरेक्ट नहीं बोलना उधर जाके एग्जाम में। तो कीप योर माइंड शार्प और बस इधर से सिर्फ एक अप्रोच सीख के जाएं, ठीक है। तो फर्स्ट केस है कैंडिडेट के लिए। Sir, I am provided with selected axial, coronal, and axial bone window and soft tissue window images of contrast enhanced CT of the neck. On the axial image, I can appreciate a well-defined centrally hypodense and peripherally enhancing lesion.
along the left side of the mandible. The images are taken at the level of the piriform sinuses, and I can see that this lesion is causing a contour bulge. I can also see that there is mild overlying skin thickening and surrounding perilesional fat strengthening. On the bone window images, I can appreciate a focal area of cortical break in the medial cortex of the mandible, and सर ये कॉर्नल इमेज पे ना बॉक्स आ रहा है जहाँ पे लीजन है. सही है. तो आपकी क्या कंक्लूजन? Sir, if the patient, I cannot appreciate any lymphadenopathy on these provided images. If the patient has history of fever and raised leukocyte count, then I am thinking of an infective etiology, likely an abscess. सही है. तो ये सारा आपको एब्सेस है, और इसका आपने फिर यहाँ ये फोकल बॉनी डिफेक्ट भी बता दिया था. जी तो सर, जी आपने सर. तो फिर ये सोर्स आपको बताना चाहिए था कि उनको रिलेट करूंगे हिस्ट्री से कि कोई टूथ एक्सट्रैक्शन नहीं ओडोंटोजेन, होती. जी. हाँ. तो उसकी वजह से मोस्ट कॉमनली ये यहाँ जाके जो अपना सब मैंडिबुलर स्पेस है इसमें ये एब्सेस बनाते हैं. ठीक है. तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट केस है. बोन विंडो लगी हुई है, आपने फाइंडिंग भी पिक कर ली है, तो इसको कनेक्ट करें आपस में कि इसको क्या क्या जी कनेक्शन है सर. इस फिल्म का, इसके साथ क्या कनेक्शन है, ये बोन विंडो में डिफेक्ट क्यों दिखा रहा है. ठीक है. तो बताने का इस केस में मकसद ये था, केस तो इजी है. ये बताने का मकसद ये था कि आप लोगों ने कनेक्ट द डॉट्स करने हैं. जो अगर आपको बोन विंडो दिखा रहा है तो बोन विंडो दिखाने का मकसद क्या था. ठीक है. और जी जिस तरह सर. आप गई ना अभी सिस्टेमिकली आपने सारी चीजें, अगर आप एग्जामिनर को इस तरह करके, मेरा एक्सपीरियंस ये है, मेरे फ्रेंड्स का एक्सपीरियंस भी यही है, हो सकता है किसी का एक्सपीरियंस अलग हो, लेकिन जो मैं सजेस्ट करूंगा अपनी तरफ से कि जब आप इस सिस्टेमिक वे में चलती है ना जिस तरह आप गई थी टू द एंड ऑफ द कंक्लूजन, एग्जामिनर फिर आगे आपसे कुछ नहीं पूछता, या एक दो चीजें पूछ लेगा, इसकी ट्रीटमेंट पूछ लेगा, यार इसमें हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ड्रेन करेंगे या हम इसका एंटीबायोटिक देंगे, ड्रेन क्यों नहीं करेंगे, क्यों करेंगे, इस तरह के कोई सवाल. लेकिन मेनली उसने ना, आपने अगर ये सारा खुद बना दिए तो उसने ई लिख लिया है आपके केस में, तो एक्सीलेंट आपको मिल गया. अब ऐसा केस जब आपके पास लगता है तो गो फॉर द मैक्सिमम, गो फॉर द सिक्सर. आपके पास फुल टॉस बॉल आती है क्रिकेट में, आपने छक्का मारना है या चौका मारना है, उसमें अगर आपने ई ना लिया ना, इसमें आपने अगर गुड लिया या सेटिस्फैक्ट्री लिया, तो आपकी जो मुश्किल फिल्म है ना वो फिर आपका स्कोर लो कर देगी, तो आपके पास होने के चांसेस कम हो जाएंगे. तो अगर आपको इस तरह का इजी केस मिल गया है, आपको फाइंडिंग पिक हो गई है, लेट्स गो फॉर अ सर सिक्सर. इसमें ठीक है. वैल्यू फीलिंग में कुछ नहीं है, लेफ्ट नहीं, वैल्यू फीलिंग. वो उस सेक्शन में इस तरह लग रहा है, क्योंकि वो सेक्शन इस तरह लिए हैं ना, मेन उसकी सारी फाइंडिंग जो है वो इस जगह पे है. अभी इसको डॉक्टर स्क्रॉल निशान, नहीं कर सकते इसमें फिर ऑलरेडी. हम डेंटल इन्फेक्शन की वजह से एब्सेस हो रहा है या इस एब्सेस ने कोई ऑस्टियोमाइलिटिस इस तरह बनाया हुआ? नहीं नहीं, वो डेंटल इन्फेक्शन थी, इसको इसकी वजह से ये आगे जाके हो गया. ये क्लासिक केस है, इसकी आप पैथोजेनेसिस पढ़ेंगे ना, डेंटल इन्फेक्शन होती है, उसके बाद ये बोन इरोजन हो जाती है और सब मैंडिबुलर स्पेस में एब्सेस फॉर्मेशन हो जाती है. हेड एंड नेक के जो आपके सीएनएस होगा ना, सेंटर सीएनएस जो आपका स्टेशन होगा उसमें हेड एंड नेक भी साथ लगेगा. तो हेड एंड नेक के एक या दो केसेस आपके पास ये लगते ही लगते हैं. तो उसमें ये कोई ज्यादा मुश्किल केस नहीं लगाते, ज्यादातर इसी तरह के इजी केस होते हैं. लेकिन बस उस वक्त माइंड चलने की बात है ना. अभी मेरे पास जब मेरा फर्स्ट वाइवा था तो मेरा पहला स्टेशन इतना गलत हुआ था. अच्छा, मैं कई दफा वो बता चुका हूँ. और खराब होने की वजह ये नहीं थी कि वो मुश्किल था, बस लोगों ने फियर ऑफ द एग्जामिनर वो किया था. आपने फियर ऑफ द एग्जामिनर नहीं लेके जाना, क्योंकि पहली दफा उन्होंने डॉक्टर नजम की इतनी वो हवा बनाई थी ना, उसके प्रेशर में आके मैंने उनकी फिल्में खराब कर दी. तो आपने ये नहीं देखना, अगर डॉक्टर नजम आते हैं या जो भी आते हैं, अभी किसी का लाहौर सेंटर होगा तो कहेंगे यार लाहौर वाले तो फेल करते हैं, वो फलाना एग्जामिनर ऐसा है फलाना. आपने ये सोच के जाना है कि मैंने ये एग्जाम पास करना है, आज मैं शाम को मुझे ईमेल आएगी कॉन्ग्रेचुलेशंस की. ये माइंड सेट की गेम है, आप सब ने पढ़ा हुआ है, जितने कैंडिडेट्स हैं सब ने पढ़ा हुआ है. बस उस दिन जो कॉन्फिडेंस शो करेगा ना वो पास होगा, जो कॉन्फिडेंस नहीं करेगा वो लूज करेगा. तो वो मेरे डॉक्टर नजम से वाइवा खराब हुआ, उसके बाद मेरा वो शुरू हुआ था चेस्ट
तो उसमें डेक्स्ट्रोकार्डिया था, यानी इतनी ऑब्वियस चीज़ है, और आपको मैंने इतनी ट्रेनिंग भी इतनी अच्छी की है, पढ़ाता भी हूँ सारा कुछ, मुझे डेक्स्ट्रोकार्डिया भी नजर नहीं आया, क्योंकि मेरा माइंड इतना वो हो गया था, कंफ्यूज हो गया था और डिप्रेस हो गया था। तो आपने एक फिल्म खराब हो जाए या एक स्टेशन भी पूरा खराब हो जाए ना, उसको आपने आगे नहीं लेके जाना। आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि यार मेरे पास जितनी भी फिल्में 42 43 जितनी भी फिल्में होती हैं, उन फिल्मों में मैंने मैक्सिमम ई स्कोर करने हैं। वंस द फिल्म इज डन देन फॉरगेट अबाउट इट। अगर अच्छी हुई है तो उसका थोड़ा कॉन्फिडेंस ले लें, अगर बुरी हुई है तो डोंट थिंक अबाउट इट। आप जितने मैक्सिमम ईज लेंगे वो दूसरे में कंपनसेट कर लेंगे। मेरा पूरा, यानी जो मैंने सेकंड वाइवा दिया जिसमें मैं पास हुआ, उसमें मेरे जो एक पूरा स्टेशन खराब हुआ था, मैं उसमें एक भी डायग्नोसिस में नहीं पहुंचा था, लेकिन अल्लाह ने किया करम, ये किया कि जो नेक्स्ट 2 स्टेशन थे उनमें मैंने तकरीबन हर फिल्म में ई उठाया। तो मुझे लगता है कि उन्होंने डिस्कशन की होगी और उस बेस पे मुझे पास किया होगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका एक बुरा हो गया तो आपको फेल कर देंगे, लेकिन ये है कि आपने ऐसे ब्लंडर नहीं मारने जो लाइफ थ्रेटनिंग हो, क्योंकि ये चेक करते हैं कि यू आर अ सेफ रेडियोलॉजिस्ट। अगर आप कोई लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ मिस करेंगे ना तो उसमें आपको फेल कर देंगे। नीमोपेरिटोनियम, नीमोथोरेक्स, ये चीज़ें मैं 1000 दफ़ा बता चुका हूँ, आप लोगों को भी पता भी है। तो डोंट मिस दोज फाइंडिंग्स। लेकिन अगर आप डायग्नोसिस में नहीं पहुंचते, इवन देन यू कैन पास। तो ये सारा इसमें वो था जो आपने बता दिया, बड़ा अच्छा केस अटेम्प्ट किया है। Thank you, sir. अच्छा, तो ठीक है, गुड लक फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट Thank चेंज you, sir. करेंगे कैंडिडेट, बाकी नेक्स्ट सारी ये अटेम्प्ट। आमना खान है। अच्छा, तो फिर इसकी आप ना एक गो थ्रू कर देते हैं, इधर कॉम्प्लिकेशंस लिखी हुई है कि डेंटल एब्सेसिस के साथ ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है, फिर अगर वो आगे एक्सटेंड कर गया तो वो मेनिंजाइटिस या सेरेब्रल एब्सेसिस भी कर सकते हैं। वो तो आप देखें कोई ऐसा केस है जिसमें इसी तरह का केस है लेकिन उसमें से सीएनएस भी इन्वॉल्वमेंट है, ब्रेन के अंदर कोई एब्सेसिस मिल रही है। लुडविक एंजाइना, डीप स्पेस जब इन्वॉल्व होती है तो उसी तरह मेस्टिकेटर स्पेस, सबमैंडिबुलर स्पेस इसमें इन्वॉल्व होती है, ठीक है। और उसकी वजह से साइनोसाइटिस भी होता है, इसको कहते हैं ओडेंटोजेनिक साइनोसाइटिस। तो ये 7 स्लाइड भी आप देख लो, हो सकता है इसमें से भी आपको कुछ लग जाए एग्जाम। केस नंबर 2, डॉक्टर साइमा। जी डॉक्टर अन्ना। आमिना, चलिए ठीक है ले। These are the two axial images of the CT brain, in which I can appreciate there is a hypodense lesion is noted involving the involving the left cerebellar hemisphere, um, and it is causing the mass effect on the fourth ventricle, which is almost completely obliterated. I cannot appreciate the fourth ventricle, and there is dilatation of the ventricular system as well. Uh, Multiple hyperdensity is also identified along the tentorium cerebelli region, and sir, I want to know the history or and age of this patient. एज एंड हिस्ट्री, यंग पेशेंट, हेडेक। किसी ने कमेंट में कुछ लिखा है कि कोई स्लाइड में कोई मसला हो रहा है। सर ये ग्रे बॉक्स आ जाता है, अभी तो ऊपर है वैसे। ये क्यों आ रहा है, अभी आ रहा है, सर अब साइड पर हो गया। साइड पे हो गई, ठीक है। अच्छा, आपने क्या इसमें आपको क्या इमेजिंग फीचर्स मिले? Sir, like well-defined hypodense lesion in the left cerebellar hemisphere, and it is causing almost complete obliteration of the fourth ventricle. And there is a resultant hydrocephalus also identified. यंग पेशेंट में सिस्टिक लीजन, और आप क्या सोचेंगे? सेकंड इमेज में कुछ आपको लग रहा है? सेकंड इमेज में कोई Uh, डिफरेंस, दोनों में क्या डिफरेंस है 1 और 2 में? सर सेकंड वाला पोस्ट कंट्रास्ट इमेज लग रहा है, जिसमें एक सटल सी इनहेंसमेंट आ रही है एक साइड पर। किस जगह आ रही है? सर ऑन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द लीजन, और साथ वो
टेंटोरियम की भी आ रही है, सब रेकमेंड स्पेस उसकी। और वो आप अगर नॉन कॉन्ट्रास्ट में देखें तो उसमें भी उसी तरह हाइपरटेंस है, लेकिन एक चीज जो आ रही है वो ये वाली इन्वेस्टमेंट आ रही है। हम्म। अभी इसको कंक्लूड करें अभी तो इजी होगी। So cystic lesion with the enhancing nodule, the differentials include cerebellar hemangioblastoma, and in the young children, it is pilocytic astrocytoma. ठीक है, ये दो चीजें हैं, फिर एग्जामिनर उससे पूछेगा कि इसमें क्या क्या डिफरेंशियल पॉइंट्स हैं। Sir, in pilocytic astrocytoma, there is enhancement of the cystic wall as well. And if it is a cerebellar hemangioblastoma, then I will go for the workup of VHL and do the MRI of the spine to कुछ look और for भी the पॉइंट्स, कुछ एक दो और भी पॉइंट्स हैं, वो आप size का रेडियो size का पीडीएफ पढ़ लें, ठीक है, आज जाके। अभी मुझे इस तरह रिकॉल नहीं हो रहे, मैंने आपको बताया था मेरी थोड़ी तबीयत नहीं थी तो मैं वो नहीं कर सका। okay. तो एमआरआई में कुछ फीचर्स हैं जो कि इन दोनों को आपस में डिफरेंशिएट करते हैं। तो जब आपके पास ट्यूमर लगता है ना सीएनएस का, ऑलवेज से कि मैं एमआरआई कराऊंगी, क्योंकि ट्यूमर जो होता है वो खाली हाइड्रोसेफलस हेमरेज ये चीज़ें देखने के लिए होता है और मैस इफेक्ट देखने के लिए होता है। जो नॉर्मली हमारे पास होता है ना वो एमआरआई डिफरेंशिएट करता है, ये तो प्रोटोकॉल है, एज पर प्रोटोकॉल। लेकिन अगर आपके पास ब्रिगेडियर सलीम या ऐसे एग्जामिनर है जो ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन पसंद नहीं करता, तो देन गो फॉर द डायग्नोसिस। आपने बताना है कि मेरी डायग्नोसिस हेमेंजियोब्लास्टोमा है, ऑल्दो अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल आई विल डू द वो। Okay. सर इसके लेकिन कभी कार्पस कैलोसम में भी कोई लीजन है? नहीं, वो सेक्शन असल में सेक्शंस में यही होता है, वॉल्यूम एवरेजिंग होती है, कभी ऐसे लग रहा होता है। लेकिन ये मेनली ये आपके पास ही हेमेंजियो ब्लास्टोमा है जिसकी वजह से मैस इफेक्ट है और उसकी वजह से ये हाइड्रोसेफलस सारा हुआ हुआ है, ठीक है। वेसल्स आपको में कंट्रास्ट नजर आ रहा है, तो ये चीजें आपने पिक करनी है कि पोस्ट कंट्रास्ट इमेज है, ठीक है। जैसे बाकी चीजें जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने बताई उसी तरह ही है। और आपने जो है सारे के सारे, अच्छा ये फिर सेम सर पेशेंट इसको था, हेमरेज से कैसे? पोस्ट कॉन्ट्रास्ट है ना, अगर हेमरेज होता तो इसमें नॉन कॉन्ट्रास्ट में भी नजर आना चाहिए। एक्चुअल में सर ये जो हाइपर डेंसिटी आ रही है ब्रेन सिटी पे लिगेंड के साइड पे, सर ये सेरिबेलम में, सर ये क्यों आ रही है? ये इसको कहते हैं आर्टिफैक्चुअल है ना, सेरिबेलम में आपने पोस्टीरियर फोसा में देखा होगा, बीम हार्डनिंग की वजह से ना वो कहीं हाइपोडेंसिटीज मिलती हैं, कहीं हाइपरडेंसिटीज मिलती हैं। स्कल की जो पोस्टीरियरली बोन्स जो होती हैं थिक होती हैं, तो वो उसको एटीन्यूएट कर देती हैं जो एक्सरेज होते हैं, तो इस वजह से ये नजर आ रही है, आर्टिफैक्चुअल है। ठीक है। ये सेम पेशेंट है, इसका फिर एमआरआई वो हुआ, अल्ट्रासाउंड हुआ, उसमें लीजन था तो उसके लिए एमआरआई हुआ, सेम पेशेंट। I have been provided with MR images as the section of the abdomen at the level of the kidneys. These are the T1 fat cell and T1 images um, in which I can appreciate the pancreas. So there is this is the post second is the post contrast image in which I can appreciate enhancing mass lesion is identified in the left renal fossa. Um left renal fossa, but I would like to review other images to look for its location, as it could be in the suprarenal region. On the plain image, I can appreciate this mass lesion is well separable from the kidney. So, in the same patient, my likely differential lies between the renal and the suprarenal mass. So it could be on the basis of enhancement, it could be RCC or the next second differential pheochromocytoma. आपको फर्स्ट अभी आपको ऊपर आपने देख लिया कि इस नीचे आपको फिर फियोक्रोमोसाइटोमा को ऊपर टॉप पे रखना चाहिए था, नंबर 1 पे। बाकी Okay. आप इस पे देखें T1 पे एनाटमी देखने के लिए ना T1 ज्यादा अच्छा है। T1 पे एनाटमी देखें तो इधर आपको ये एड्रिनल ग्लैंड नजर आ रहा है, इधर आपको एड्रिनल ग्लैंड नजर नहीं आ रहा, और इसकी बड़ी अच्छी डिमार्केशन है T1 पे।
ठीक है, इसमें आपको T2 भी दिखाएंगे। T2 में ये लाइट बल्ब साइन देता है, ये हाइपर इंटेंस होता है T2 पे यूजुअली। बाकी हम और कैरेक्टरिस्टिक्स इसके पढ़ लेना। तो इसमें एविडेंटली एनहांसिंग मिलीजन और पीछे वो हिस्ट्री है, तो ये फिर VHL के स्पेक्ट्रम में लाई करता है। आपके पास जितने भी मेन जो है ना अपने सिंड्रोम्स हैं, वो आप लोग प्रिपेयर करके जाने हैं। इसको रिव्यू करने हैं भी, आप लोगों के पास टाइम तो कम है लेकिन मोटा मोटा रिव्यू करने हैं। उसमें आपके पास ट्यूबरोस्क्लेरोसिस आ जाता है, NF1 आ जाता है, NF2 आ जाता है। ठीक है, ये सारे जितने भी NF1 NF2 VHL, ये सारे आपने पढ़ के जाने हैं। और उसके अलावा भी जो सिंड्रोम्स है ना, कोई आपने अगर नोट्स बनाए हुए हैं या उसमें कोई टेबल बुक में लिखा हुआ है कोर में या क्रैक द कोर में, तो वो लाजमी आप रिव्यू करनी है। जो सिंड्रोम्स होते हैं ये लाजमी आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, और एग्जाम के केस भी लगे होते हैं। तो आप इस तरह चलेंगे तो आपको वो आएगा। और अगर आपने पहले इमेजेस देखे होंगे तो आपको ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो ये सेम केस है, वो आगे न्यूक्लियर भी लगाएंगे। हो सकता है कि CT MRI ना लगाएं, डायरेक्ट न्यूक्लियर लगा लें, तो आपको ये फियोक्रोमोसाइटोमा के आप न्यूक्लियर में भी इसको आप देख लें। ठीक है, बाकी ये वाला आपको याद होना चाहिए कि इसके साथ क्या क्या एसोसिएशंस है। जिस तरह आपने बताया कि RCC, लेकिन टॉप पे हमें वो जो होता है वो फियोक्रोमोसाइटोमा के साथ इसकी एसोसिएशन होती है। RCC के साथ भी होती है, मल्टीपल सिस्ट मिल सकती हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है वो सिस्ट जो होती है वो लिवर, रीनल या पैंक्रियाटिक भी हो सकती हैं। नेक्स्ट केस, ये डिफरेंशियल्स का केस है, कोई भी ले ले। सर मैं ले लूं? हाँ ले लें आप। Okay, I am provided with axial and coronal CT at the of the brain at the level of the orbits. I can appreciate there is soft tissue density lesions appreciated along the lateral aspect of bilateral orbits. In the coronal view, I can appreciate the left side lesion is mildly causing mild compression on the left side of the orbit. So these are my provisional diagnosis would be lymphoma, as these are involving the lacrimal glands bilaterally. However, I will also keep the differential of pseudotumors and sarcoidosis. Good. Next, I will go for biopsy of these lesions, and I will refer the patient to the ophthalmologist. सही है। तो ये आपने बुक में जितने भी इसके डिफरेंशियल्स जो दिए हुए हैं ना लेक्रिमल ग्लैंड एनलार्जमेंट के, ये सारे डिफरेंशियल्स आपने पढ़ने हैं। इसमें डिफरेंशियल केस होगा, डायग्नोसिस बेशक इसकी जो भी होगी वो मैटर नहीं सर करेगी, केस लेकिन खाली तो दोबारा दिखा दे। तो एक ऑर्बिट का केस आपके पास आएगा। ठीक है, CNS में एक ऑर्बिट का केस लाइकली आप लोगों के पास आएगा। तो उसमें ये वाला केस इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा विट्रियल हैमरेज वगैरह ये वो दिखा सकते हैं। उसके अलावा ये अपना ग्लायोमास दिखा सकते हैं। ठीक है, ऑर्बिट में फिर ऑर्बिट की जो एसोसिएशन होती है उसके साथ अपना इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन, ये दोनों चीज़ें, ये दोनों केसेस भी आपने देखने हैं, दोनों में डिफ्रेंशिएट करना है। अगर आप हाइपरटेंशन को हाइपोटेंशन बोलेंगे और हाइपोटेंशन को हाइपरटेंशन बोलेंगे तो उसमें भी आपको हो जाएगा। अल्दो वो केस मैंने नहीं लगाया, लेकिन ये दो भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों केस आपने वो करने हैं। ठीक है, कभी कभी हो सकता है ऑर्बिट में सटल फाइंडिंग हो, इसलिए आपने ना अपनी चेक लिस्ट में जाना है। जिस तरह आप रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं तो आप बताते हैं आप कैसे रिपोर्ट करते हैं। आप पहले ब्रेन पैरेन्काइमा पे कमेंट करते हैं, वेंट्रिकल्स पे कमेंट करते हैं, पोस्टीरियर फोसा पे कमेंट करते हैं, बोन्स पे कमेंट करते हैं, ऑर्बिट्स पे भी करते हैं, साइनसिस पे भी करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने लेके चलनी है। एक और चीज़ जो मैं पिछले केस दिखा चुका हूँ, जो मेरे जहन में आ रहा है आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, ताकि किसी के एग्जाम में भी कोई भी ऐसा केस लग सकता है। तो कभी कभी आपको अगर यूनिलैटरल मेस्टोडाइटिस मिलता है ना, तो लुक फॉर द स्कल, वो क्या कहते हैं, नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा का केस लगाते हैं, उसमें यूनिलैटरल जो है मेस्टोडाइटिस होता है। उसके अलावा अगर आपके पास साइनसिस को गौर से देखें ब्रेन में, उसमें आपके पास हाइपरडेंस साइनस आ रही है ना, तो उस पर आप सस्पिशियस रेज कर सकते हैं कि कहीं वो DST तो नहीं है। तो ये चीज़ें आपके चेक लिस्ट में होनी चाहिए। ठीक है,
और वो अगर आपके पास एमआरआई लगा है तो फ्लोवाइड्स को देखें, फ्लोवाइड्स में आपको कोई एन्यूरिज्म तो नहीं मिल रहा, छोटा सा एन्यूरिज्म लगा लेते हैं। तो ये सारी आप लोगों की जो चेक लिस्ट आप लोगों ने जो जो पढ़ा है ना, वो आप लोगों ने वहाँ सोचना है उसी सिस्टम में। अगर सिस्टेमिकली हर केस में चलेंगे कि ब्रेन में लगा है तो ब्रेन में क्या क्या हो सकता है, कभी कभी आपको फाइंडिंग्स नहीं मिलती ना, तो आप जो आपको नजर आ रहा है वो बोलती जाए, वो रूल आउट करते जाए चीज़ों को कि कोई हेमरेज नहीं है, कोई मिड लाइन शिफ्ट नहीं है, कोई नहीं है। तो उसके साथ आप अपने देखता भी जाएं कि यार कहीं साइनसेस वो तो नहीं दिखा रहा, डीएसटी तो नहीं दिखा रहा, कहीं कोई फ्लोवाइड देख लें, फ्लोवाइड में कोई डीएसटी तो नहीं है, फ्लोवाइड की तरफ में कोई वो थ्रोम्बोसिस तो नहीं है, बेसिलर टिप में थ्रोम्बोसिस बहुत ज़्यादा वो आपको दिखाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ये आप लोगों को एग्जाम पे करनी है। नेक्स्ट केस हेड एंड नेक की ज़्यादा केसेस हैं, और भी देखेंगे। सर मैं ले लूँ? जी जी ले। I have been provided with the two spot images of CT scan head and neck. Here I can post contrast images. Here I can appreciate that there is a large soft tissue density area noted in the left side of the left valvular and epiglottic region, and it is causing the obscuration of the oropharynx region, and there is an internal area of necrosis seen, and it is causing partial obstruction of airway, and there is I am looking for the lymph nodes. There are few small lymph nodes noted at the level of the um, uh, just behind the mandible, and their filling defect noted, and I can't appreciate clearly, but it's a vascular structure or not. Filling defect is also appreciable. Um, the parotids are appear normal, and submandibular glands are also appearing normal. So, summarizing my findings, if the patient has a history of weight loss and chronic obstruction and chronic weight loss, then he could have a uh, the then it is the most likely case of malignant aggressive lesion, and most likely malignancy is squamous cell carcinoma. I would like to ask for the history of fever, and if the patient has acute symptoms, it could be abscess, but to me it looks like more like aggressive lesion. And I would like further CT staging abdomen and pelvis for extension, and also do the biopsy for the final diagnosis, and refer the patient to the NDT meeting. हाँ ठीक है, जबरदस्त आपने अटेम्प्ट किया केस। सॉरी जीशान, जी जी यार ये बोलो। कैंडिडेट्स रैंडम ना लो यार, जिन्होंने हैंड पहले रेस किया ना, नंबर वाइज चलो, ताकि फिर आप सबको बताओ मौका ना, मैं मिले। यही तो जिसने यार यही मैं आपसे जिसने पहले हैंड रेस किया ना, उसको पहले मौका दो। ठीक है, मुझे नहीं बताना, आप लोग को करो, आप मुझे मैं बताओ। बताऊंगा ना, इसके बाद जैनब की बारी है, सही है। हाँ मैंने वो पूछा था, चलो ठीक है। अच्छा तो आप बड़ी सिस्टेमिकली चली, और आपने एक ये किया कि जो हम करते हैं ना कि रूल एक ही चीज पे डट जाते हैं, आप वो नहीं हुआ, आपने दो चीजें बोलनी कि यार मैं हिस्ट्री से कोरिलेट करूंगी, अगर वेट लॉस की हिस्ट्री है तो मैं इसको ट्यूमर बोलूंगी, मुझे ज्यादा ट्यूमर लग रहा है, लेकिन अगर हिस्ट्री ऑफ फीवर है तो वो एब्सेस भी हो सकता है। तो आपने ऐसे ही चलना है। अभी आपने ये दो डिफरेंशियल बोले ना, अगर सपोज ये केस अभी उसका था, एब्सेस है, दिस इज द एब्सेस का केस था और इसकी फीवर की हिस्ट्री थी, तो इसमें भी आपको फुल एक्सीलेंट मिलेगा। तो कहने का मकसद है वो आपका अप्रोच देखते हैं, आपने अप्रोच में बता दिया कि, और आपने उससे इस तरह नहीं किया कि एग्जामिनर से कहा व्हाट इज द हिस्ट्री, आपने खुद ही बोला अगर हिस्ट्री फीवर की है तो इसमें एब्सेस होगा, अगर फीवर की हिस्ट्री नहीं है, वेट लॉस की हिस्ट्री है तो उसमें वो ज्यादा होगा। तो ये आपकी अप्रोच हर केस में ये अप्रोच होनी चाहिए कि आपने डिफरेंशियल्स डाले सर और एक्चुअली यही कंफ्यूजन होती है कि इन्फेक्शन का ये ट्यूमर का, इस तरह हम दोनों कर लेते, लेकिन वो एट द एंड कह देते कि इसमें क्या है।
तो इसमें वो वही ना, आपने कहा आप अगर फीवर की हिस्ट्री है तो उसके साथ अकॉर्डिंगली वो आप वो करेंगे। फिर कुछ फीचर ऐसे होंगे ना, जैसे इसमें वो है इम्पोर्टेंट चीज इसमें ये है कि, एक मिनट, ये नजर आ रही है मेरी? हेलो, आवाज आ रही है? जी जी सर, आ रही है। अच्छा अच्छा। तो उसमें यह है ना कि जब एग्जामिनर इस तरह पूछ रहा है तो उसमें कोई क्लियर कट आपके पास वो होगा जो ज्यादा हिंट टुवर्ड्स वन डायग्नोसिस दे रहा है, कि क्लियर कट अगर कोई चीज वो है, वो फिर आपने उस केस टू केस वेरी करता है उसमें कौन सा ऐसा फीचर है जो कि उसको इन्फेक्शन को ज्यादा चीख के बोल रहा है, कौन सा फीचर है जो को उसको क्या कहते हैं मेलिग्नेंसी को ज्यादा बोल रहा है। तो उसमें आपको वो होना चाहिए, जैसे आपके पास अगर हाइपोडेंस लीजन उसमें पेनक्रियास में लगा हुआ है, हाइपोइनेंसिंग लीजन लगा हुआ है, तो उसको एडिनोकार्सिनोमा के अलावा तो कुछ और आप इन्फेक्शन तो उसको नहीं बोल सकते। तो इस तरह का कोई ना कोई फीचर होगा। लेकिन अगर आप इस तरह चलते हैं ना तो चलें, आपको वो अगर उसे डेफिनेट डायग्नोसिस चाहिए तो वो आपको ई नहीं देता तो आपको जी तो जरूर देगा। जी से नीचे वो नहीं जाएगा अगर आप इस तरह अप्रोप्रिएट उसमें चलेंगे। लेकिन एग्जामिनर टू एग्जामिनर वेरी करता है, कुछ होते हैं बड़े बदतमीज जो कहते हैं कि वही चाहिए डायग्नोसिस। लेकिन आपने अप्रोच तो वो रखनी है जो कि आप आपके हाथ में ये है कि आपने अप्रोच इतनी जबरदस्त रखनी है, अच्छी रखनी है, और आपके हाथ में बस यही है। बाकी इस केस में ये वो इम्पोर्टेंट चीज थी कि इसका जो पैलेटाइन टॉन्सिल है ना वो इससे सेपरेट था इस कलेक्शन से। ये पैलेटाइन टॉन्सिल के लेवल का लीजन था। एक मिनट, ये मेरे पॉइंट, ये पैलेटाइन टॉन्सिल है जो कि लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस हुआ है, और ये सारी कलेक्शन है। ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लें इसमें क्या इंपॉर्टेंट, इसमें क्यों इंपॉर्टेंट है कि हम इस चीज को देख रहे हैं कि आइदर इट इज विद इन द पैलेटाइन टॉन्सिल और इट इज इन दी पेरीटॉन्सिलर एरिया। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, किसी को पता है तो वो जवाब दे दे डायरेक्ट। सर पैलेटाइन टॉन्सिल अगर पैलेट को इन्वॉल्व करेगा तो वो जो है इट विल मूव एंड कवर द ग्लॉटिक एरिया, और उसकी वजह से जो है मे बी जो ब्लॉकेट के सिम्टम्स आते हैं वो आने लग जाएंगे। वो तो इसके में मैस इफेक्ट की वजह से आ रहे हैं। किसी को डेफिनेट आंसर पता है, किसी ने सर्जिकल पढ़ा हो? रिमूवल आसानी हो जाती है। क्या हो जाती है? सर्जिकली रिमूव करना आसान हो जाता है। सर किसको? हमें डिफरेंट सर हमें सर डिफरेंशिएट करना होता है कि लिम्फोमा की वो तो नहीं, अगर पहले विद इन द पेलेंटाइन टॉन्सिल है तो हम फिर लिम्फाइड ओरिजिन सोचें। इसका सर आई थिंक चले आप, एक्सटेंड होती है डेंजरस स्पेस में, अगर हम देखनी होती है ना तो उसकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से, क्योंकि अभी ये लिमिटेड है, एक स्पेस में इन्वॉल्व कर रही है, कौन से स्पेस में इन्वॉल्व कर रही है, तो उसकी अपने वो सही एक्सटेंशन देखनी होती है कि कौन सी डेंजर स्पेस में तो जा रही है, देखो फ्रंट स्पेस में तो नहीं जा रही। सही है, आप लोगों के सारे पॉइंट सही हैं। लेकिन मेन चीज जो होती है ना वो ये होता है कि जो एब्सेस अगर पेरिटॉन्सिलर रीजन पे है ना तो वो एंटीबायोटिक से ही ठीक हो जाती है। अगर उसको ड्रेन करें तो वो बार बार रिकरेंस उसमें बहुत ज्यादा होती है, तो उसमें ये करते हैं कि हम ड्रेन से ज्यादा एंटीबायोटिक्स की तरफ जाते हैं, और अगर पेलेटाइन टॉन्सिल के विद इन है तो उसको हम ड्रेन करते हैं। तो इसकी ये वो है। बाकी आप लोगों के पॉइंट सही है, डेंजर स्पेस में भी जाती है और बाकी जो भी आपने बताया। तो ये हम डिफरेंशिएट कैसे किस बेस पे करते हैं कि डिस्प्लेस ऑफ द पेलेटाइन टॉन्सिल, अगर डिस्प्लेस हो रहा है इसका मतलब है ये पेराटॉन्सिलर एब्सेस है या पेरीटॉन्सिलर एब्सेस है, तो दिस इज द पेरीटॉन्सिलर एब्सेस। और उसके साथ साइनोसाइटस भी आगे हो सकता है अगर वो साइनसेस इन्वॉल्व है। ये आंट भी नहीं केस है, ये कोई बस बता दे, नेक्स्ट जो है वो बता दे, फिर उसको नेक्स्ट केस भी दिखाएंगे। इसमें कोई इतना लंबा वाइवा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट कैंडिडेट किसकी बारी है? नजीब, आप वो कर लो। डॉक्टर नजीब, ये डॉक्टर सदफ की बारी है। डॉक्टर सदफ, फिर ये डॉक्टर वर्दा को दे लो। डॉक्टर वर्दा आप ले लें।
जी सर। जी सर। जी Yeah. So I've been provided with axial images, contrast enhanced, taken at the base of skull, CT. In the soft tissue windows, I can appreciate a hyperdensity which is linear in orientation and extending along the mandibular ramus within the floor of the mouth. Uh, I cannot appreciate any other abnormal or dense lesion surrounding it. The right-sided glandular tissue, it appears slightly edematous as compared to the left, with a small speck of air within. It could be sialolithiasis leading to sialidinitis. ये सारा जो है ये क्या है? ये सारा स्टोन है, उसने पीछे सर डक्ट को ऑब्स्ट्रक्ट किया हुआ है और ये डक्ट डायलेटेड है और जी साथ सर। इन्फ्लेमेटरी चेंजेस हैं इसके, ठीक है। जी सर। ये भी सेम केस है, उसमें वो बल्कि वो थे। चलें ये ले लें, ये भी ये जरा टफ केस है। Okay, sir, I'll try. I have been provided with CT bone window taken at the level of the paranasal sinuses. These are the axial and the coronal images. In this, I can appreciate uh, opacity, which is involving the left sphenoid sinus with few hyperdense subtle foci within it as well. The right sphenoid sinus appears intact, and I cannot appreciate any bony erosion around the sinus. The both maxillary sinuses are also intact, and the septum is within the midline. Visualized part of the mastoid air cells, they appear intact. So based on these images, it could be sinusitis, likely fungal sinusitis, considering the hyperdense nodules within. I would like to add the differential of a mucocele of the sphenoid sinus. However, its more common location is within the frontal sinuses. Further, I would like to see the rest of the images and correlate it with the history of the patient. 81 है Okay. साइनस, उसी साइनस के लेवल पे। जी सर। ये वो है। Okay. Sir, on T1 weighted MR sagittal section of the brain, I can appreciate that the sphenoid sinus appears hyperdense. So considering it is hyperdense, it will rule out the fungal infection which appears of low signal intensity on all the images. So I would like to keep the differential of a sinusitis mucocele and followed by fungal sinusitis. Hello. अभी तो आपने रूल आउट कर दिया, फिर उसको क्यों रख? जी ये आपके ना लफ्ज जो है ना बहुत ही मैटर करते हैं। एक लफ्ज आपने बोला एग्जामिनर पकड़ के ना उसमें आपको वो कर देगा। जब जी। आप वो करेंगे, जो लफ्ज आप बोल रहे हैं ना वो आपने सोच के बोलने हैं। और अगर कुछ इस तरह हो जाता है तो आप अपोलोजाइज करके कहते कि आई एम टेकिंग माय वर्ड्स बैक, सॉरी, और फिर इस तरह आपने चलो। जी ठीक। तो ये T2 है और ये T1 पोस्ट कॉन्ट्रास्ट फैट सेट। ठीक है। Sir, as this lesion is appearing hyperintense on both T1 and T2, and I can only appreciate subtle peripheral enhancement. So my primary diagnosis would be of mucocele of the left sphenoid sinus. I cannot appreciate any enlarged lymph nodes in TT the में इतना surrounding. लगेगा तो से नहीं सर। ओके ठीक। ये रेयर चीज है, लेकिन कभी कभी ये हो सकता है जी कि कभी कभी दिखा दें आपको वेरिएंट में उसमें, तो ये जी आपको ठीक है। कंफ्यूज कर सकती है। तो इट इज अरेस्टेड निमोटाइजेशन ऑफ द स्कल बेस। ये मैंने भी रिसेंटली केस देखा था, तो मुझे बड़ा कंफ्यूज हो गया था। फिर जब मैंने इसको पढ़ा तो फिर ये सारा ये पैथोलॉजी नहीं थी, ये असल में अरेस्टेड न्यूमेटाइजेशन ऑफ द स्कल बेस था। ठीक है, तो ये आ जाती है, मिमिक करती है पैथोलॉजी में। तो इसको इसमें हम सर डिफरेंशियल्स क्या देंगे, काइंडली अगर आप बता दें। डिफरेंशियल्स तो जब सारा यानी इसके फीचर्स जब आ गए, एक मिनट,
मेरे जो केस था ना उसमें मुझे ये फाइब्रस डिस्प्लेसिया लग रहा था, और वो जो सिटी में मुझे उसकी अपीयरेंस एज अ ग्राउंड ग्लास मैट्रिक्स लग रही थी। तो जब फर्दर उसको किया तो एमआरआई की जो फीचर्स थे वो उसको क्लासिक वो कर रहे थे, मिमिक कर रहे थे टुवर्ड्स द वो। ठीक है इसके एमआरआई में फीचर्स होते हैं कि दोनों में हाइपर इंटेंस होता है, थोड़े से जी माइक्रोस्कोपिक कंपोनेंट्स होते हैं उसके T2 में, और एनहेंसमेंट नहीं होती। और अब फिर जब मैंने रेडियोपीडिया में इमेजेस देखे तो ये क्लासिक था फॉर द हाइपो क्या कहते हैं वो। तो उसको फाइब्रस डिस्प्लेसिया का लेबल उन्होंने सिटी में दिया था, लेकिन एमआरआई में ये क्लासिक जो सिनारी केस है ना, इसका क्लासिक केस था ऑफ अरेस्टेड निमोटाइजेशन। तो ये भी आपके जहन में होना चाहिए, रेयर चीज है ये, एक आध फिल्म लगेगी, हो सकता है आपके एग्जाम में ना आए। नेक्स्ट कैंडिडेट कौन है डॉक्टर नजीब? नेक्स्ट कैंडिडेट डॉक्टर नजीब। वो शायद उनका कनेक्शन में कोई मसला है किसी का। मेरे पास वो शो नहीं हो रहे रेज हैंड, मुझे नहीं पता किसकी बारी है। जिसकी बारी है वो अटेम्प्ट कर ले। ओके सर, मैं अटेम्प्ट कर लेती हूँ। जी कर लो। Okay, these are the two MRI brain, axial and coronal sections, T1 and T2 weighted images. जी जी बोले। Appreciate that आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। well-defined cystic lesion चली गई है। हेलो आपकी आवाज कट गई थी, सबके लिए कटी है मेरे लिए कटी? जी हेलो जी जी अभी आ रही है। आपकी आवाज कट गई थी तो आप कंक्लूड जी कर। सर, अब आवाज आ रही है आप? हाँ भी आ रही है। Okay, so I can appreciate a rounded, well-defined cystic lesion that is returning hypointense fluid signals on T1 weighted image and hyperintense fluid signals on T2 weighted image. It appears to be mm, so extraaxial in location, which is causing a compression effect on the ipsilateral brain parenchyma and the ipsilateral ventricle. It is also causing slight midline shift. So based on my findings, I can conclude it to be either an an arachnoid cyst, or the differentials would include neuroglial cyst. And secondly, I would also like to see some contrast enhanced images to see if it is having any peripheral contrast in it. However, the possibility of abscess is very much far differential in this case. So the top diagnosis. चले ना कॉन्ट्रास्ट दे दिया है डायग्नोसिस से पहले। Mhm. Okay, the contrast enhanced images of the previous case shows it to be again cystic in nature, not enhancing peripherally, and however, I can appreciate that there is an extraaxial lesion that is enhancing on the post-contrast images. It is causing underlying cortical buckling, and it is in the paraphyll sign location. So, my top diagnosis now would be of an extraaxial lesion meningioma, along with now this cystic lesion is so neoglial cyst होगी साथ में along with meningioma. So further, I would like to see it is also causing meningioma जो area, it is also causing mild hyperostosis of the adjacent calvarium. Next, I would like to see correlate with the symptoms of the patient, and would like to see the sinuses also, because meningioma can cause sinus thrombosis. And then I would refer it to the neurosurgical department for the surgical removal.
ये वाला देखें तो इसमें भी वो हाइपर जो है ना, थोड़ी सी जी इस सर। वाली E1 में नजर आ रही है। यहाँ से भी आप वो ले सकती थी, क्लू ले सकती थी। तो सिस्टिक मेनिंजियोमा नहीं हो सकता? सर सिस्टिक मेनिंजियोमा हो सकता है, बट उसमें मुझे लगा था कैसे वो साथ में ना उसके एक अलग से सिस्टिक एरिया है। द मेनिंजियोमा पार्ट वाज एक्स्ट्रा एक्सियल, और जो दूसरे वाला था दैट अपीयर टू बी एन इंट्रा एक्सियल लीजन। तो इसको सिस्टिक मेनिंजियोमा कहते हैं। ठीक है, ये क्लासिक ओके केस सर। है सिस्टिक मेनिंजियोमा ओके। का। ये आपके पास लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्ट आपको मेनिंजियोमा दिखाएंगे। मेनिंजियोमा वो आईएमएम में या एमसीपीएस को दिखाएंगे। एफसीपीएस को वो या तो सिस्टिक मेनिंजियोमा दिखाएंगे, या तो उसकी और कोई वैरायटी दिखाएंगे। तो जितने भी मेनिंजियोमा की सब वैरायटीज है ना, उनको लाजमी आप लोग एक दफ़ा देख लें रेडियोपीडिया से। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ये जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट डायग्नोसिस है ना, जैसे मेनिंजियोमा और भी बाकी जितने भी हैं, तो उनकी अनयूजुअल प्रेजेंटेशन भी वो आपको दिखा सकते हैं। फिर हेमेंजियो पेरिसाइटोमा, वो और उसके आपस में मेनिंजियोमा का डिफरेंस, ये भी आप पढ़ लें। ये भी काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम केस और वो है। जी सर, सर हेमेंजियो नॉन कंट्रास्ट पे हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे सर, एक्स्ट्रा एक्सियल इंट्रा एक्सियल, इसमें हम न्यूरोजाइसिस रख सकते हैं रीडिंग? उसके बगैर ये तो पोस्ट कॉन्ट्रास्ट आपको दिखा रहे हैं ना, इसमें बताना वो बकलिंग ऑफ द वो जो वाइट मैटर है उसके जरिए कर सकते हैं, लेकिन हाल तो इसमें इतना अच्छा अप्रिशिएट नहीं हो रहा कि एक्स्ट्रा एक्सियल है या इंट्रा एक्सियल है। लेकिन बाकी इमेजेस होंगी उसमें आप वो बकलिंग ऑफ द फैट देख लें, तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इंट्रा एक्सियल है एक्स्ट्रा एक्सियल। आवाज कट रही है। नेक्स्ट कैंडिडेट कौन है? सर मैं ले लूँ केस? हेलो। जी ले लें। I provided with the MRI axial and sagittal images post-contrast scan. It is focused at the level of the pituitary gland, in which I can appreciate the enhancement of the pituitary gland. However, a hypointense area is noted in the pituitary, which is appreciated on coronal as well as on the sagittal images. I cannot appreciate any other region. Bilateral internal carotid arteries appear normal to me. Rest of the visualized structures, including sphenoid sinus, the clival region, and visualized portion of the brain parenchyma and the brainstem appear normal. So, considering these imaging findings, I am thinking of pituitary microadenoma with the differential possibility of Rathke's collapse cyst. However, I will correlate my findings with the clinical history of the patient of any hormonal imbalance, and the patient would be sent to the the endocrinologist team for further evaluation, for further management of if there is hormonal disturbance. तो ये उसका पिट्यूटरी ग्लैंड का था। पिट्यूटरी ग्लैंड, पाइनियल ग्लैंड, इनके ना आपके पास जो लीजन्स है, इसको आप लोग जल्दी से क्विकली रिवाइज कर लेना। उसके साथ जो एसोसिएटेड सिंड्रोम्स हैं वो देख लेना। जर्मिनोमा को और पाइनियोब्लास्टोमा को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। पिट्यूटरी मैक्रोएडिनोमा की आगे मैंने स्टेजिंग इन्वॉल्वमेंट एक मैंने क्लास सीएनएस की ली हुई है, वो तायरा खान रेडियोलॉजी में मौजूद है। अभी तो उसको देखने का टाइम नहीं है, आप जाके रेडियोपीडिया से पढ़ लें या उसको 2x में जाके देख लें। तो उसमें मैंने ये सारे पिट्यूटरी के ट्यूमर जो है ना वो कवर किए थे। उस क्लास का नाम है सीएनएस बाय डॉक्टर जीशान, ये डॉक्टर नईम के चैनल पे है। तो इसको आप लोग देख लें, या फिर ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड के जितने भी ट्यूमर्स हैं ना, इनको पढ़ लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्रोएडिनोमा में वो स्टेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्रेनियोफ्रेंजियोमा, ये रेटकिस क्लेफ्ट सिस्ट, ये सारी चीज़ें इनमें से एक ना एक केस आपके पास सीएनएस में लगाएंगे। कोई एग्जाम में कोई वो नहीं होता कि कोई रेयर चीज़ लगाएं, बहुत कम रेयर चीज़ लगाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा चांस है कि इसमें से आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा आपके साथ। और एमएस भी आप लोग लाजमी करें। एमएस बहुत ज़्यादा मल्टीपल स्क्लेरोसिस के केसेस भी आपके पास आ जाते हैं, तो वो भी आप पढ़ के जाना। अब ये तो आप लोगों के पास सिर्फ एक दिन है मेरे ख्याल से, कल संडे है ना। तो बाकी इसकी सारी ये जो आपने बताई थी कहानी सारी इसमें ये लिखी हुई है, इसको आप मैं शेयर करूंगा तो आप बाद में देख लें।
नेक्स्ट। सर मैं अटेम्प्ट करूं? जी जी। So these are the two axial section of MRI brain, flare and post-contrast images. There is evidence of abnormal signal intensity lesion that is involving the frontotemporal lobe, crossing the midline with peritubular edema, and there is evidence of peripheral ring enhancement of this lesion, and overlying meningeal enhancement is noted as well. So the rest of the brain is unremarkable. So I would like to see different weighted images of this patient if available. Not available. So keeping in view the character of the crossing midline crossing of this lesion and areas of necrosis, first possibility is of GBM. And, the next I would like to put the differential of any abscess if the patient has fever and the disease is of an acute course, keeping in view the peripheral ring enhancement of these lesions. कौन सी चीज है जो कि इसको एब्सेस ज्यादा बोलती है? इमेजिंग फीचर्स कौन से ज्यादा हैं जो कि? सर क्योंकि मेनिंजियल एनहांसमेंट भी साथ में आ रही है और जो है पेरिफेरल रिंग एनहांसिंग लीजन है सर, एडिमा के साथ कोई सॉलिड कंपोनेंट एनहांस नहीं कर रहा, इसलिए और जो ज्यादा उसकी पेरिफेरल एनहांसमेंट है वो स्मूथ वो है, भी थिक है, यूनिफॉर्म स्मूथ है। जी सर। थिक यूनिफॉर्म, ठीक है। तो ये जी सर। एब्सेसिस से इसको निकाल के ड्रेन कर दिया हमने, पेशेंट को एडमिट कर दिया। तो इसमें निमोनिक है, वो आप लोग पढ़ के जाना, मैजिक डीआर, वो आप लोगों को आता भी होगा। तो जो जो भी उसमें डिफरेंशियल्स होते हैं वो आप कैसे इसको डिफरेंशिएट करते हैं, उसमें मेट्स आते हैं, एब्सेसिस आती हैं और बाकी सारी चीज़ें जो है वो आ जाती हैं। तो इसको रेडियोपीडिया से आपने पढ़ना है। इस तरह का भी एक लिख सकता है, ट्यूबरकुलोमास लग जाते हैं, ठीक है। ट्यूबरकुलोमास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्यूबरकुलोस मेनिंजाइटिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सार्कोइड मेनिंजाइटिस जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी वो मेनिंजियल इन्वॉल्वमेंट जो होती है किसी कैंसर के स्प्रेड की, तो वो किस किस में होती है वो भी आप लोग पढ़ के जाना, वो भी केस आपके पास लगता है, ठीक है। तो ये केस अभी हमने इसको वो कर दिया, एब्सेसिस ड्रेन कर दिया, बंदा जो था उस वो एडमिटेड है, तो उसको हमने एमआरआई रिपीट किया तो ये एमआरआई आ रहा है। थैंक यू सर। बताया ना आगे, थैंक यू। ये नेक्स्ट एमआरआई है, ये बताए, केस कंप्लीट नहीं हुआ। सर ये बताना है, सॉरी आवाज ड्रॉप हो गई थी। ये नेक्स्ट पेशेंट है सर? सेम पेशेंट है ना इसका, देखे हमने वो किया, क्रेनियोटमी की है, क्रेनियोटमी करके हम एब्सेसिस ड्रेन कर दी। जी सर। सो फिर सर MRI देयर इज रेजिडुअल सर स्मॉल, जी सर एब्नॉर्मल पीछे सिग्नल क्या आ रहा है? इंटेंसिटी एरिया है दैट इज। आप अपनी बारी पे बोले ना, इनको बोलना। हाँ बोले बोले। जी sir, there is an abnormal signal intensity area. These are both flare sequences, and this is predominantly hypoattenuating with perilesional edema noted, involving the right frontal lobe. However, the left frontal lobe, low lying, it is also showing a low signal intensity area. So, sir, there is interval significant improvement in the previously seen lesion, and the meningeal enhancement is also reduced. वो तो But फ्लेयर पे नहीं पता there चलेगा। are there are some abnormal high signals noted in bilateral thelmi and posteriorly in the cerebellum. Maybe a focus of cerebritis going on still in this patient. लेकिन फीवर But there नहीं is है। an interval. Fever नहीं है sir. Sir, Fever the is lesion compared to the lesion size, there is an more edema, but previously there were abscesses, so still we will keep the same
diagnosis for the patient. अब देखो ना, ये अभी ये चीज tuberculoma भी आप लग लोगों रहा को होना चाहिए, ये चीज आप लोगों को आनी चाहिए। रेडियोलॉजिस्ट एज अ रेडियोलॉजिस्ट, हो सकता है आप लोगों ने एनेटमी और फॉलोअप्स ज्यादा रिपोर्ट नहीं किए होंगे। ये पोस्ट सर्जिकल वो चेंजेस हैं, ये जो आ रही है ना आपके पास, ये सारा सिग्नल ओके सर, एडिमा, ये पोस्ट सर्जिकल है। जी जी ये वाली चीज जो है ना, ये इम्प्रूव होगी, ये बाकी आपने बता भी दिया। कुछ चीज गलतियां जो आपने की हैं कि जब आप वर्ड यूज करते हैं ना एमआरआई पे, कभी कभी मुझसे भी मिक्स हो जाते हैं, लेकिन एग्जाम में हाइपो इंटेंस, हाइपो एटीन्यूएटिंग और हाइपो इकोइक, इन चीजों को आपने जरा गौर से बोलना है, ठीक है? इनको मिक्सअप नहीं करना है। जब आपके पास सिग्नल आएंगे हाई सिग्नल या लो सिग्नल, जब आपके पास वो आएगा सिटी आएगा, उसमें आप हाइपोडेंस या हाइपरडेंस या हाइपो एटीन्यूएटिंग भी यूज कर सकते हैं। और हाइपर इकोइक और हाइपो इकोइक फॉर द अल्ट्रासाउंड, ये एक बात हो गई। दूसरी बात जो हो गई, चलो सही है, फिर आपने ये सिग्नल्स पिक कर लिए, ठीक है? ये सिग्नल्स पिक कर लिए, ये न्यू सिग्नल है। अभी मसला इन सिग्नल्स का है। ये अगर आप लोगों ने केस देखा है तो ये क्लासिक केस है, अगर ये इमेजिंग फीचर्स पे जो आ रहा है। अगर आप लोगों ने पहले केस देखा है तो, केस नहीं देखा तो आपको उस तक हिस्ट्री दे देता हूँ। कि इस पेशेंट को डायरिया था और डायरिया के लिए ट्रीट हो रहा था, इसने उस वार्ड में डायरिया डेवलप किया और फिर उसको डायरिया के लिए ट्रीट हुआ। अब आप बताएं क्लू, ये इस तरह आपको एग्जामिनर सर। क्लू। सर ये बायलेटरल सिमेट्रिकल सिग्नल है ये सर, यूजुअली मेट्रोनिडाजोल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जो एनकैप डेवलप होता है, यूजुअली मेटाबॉलिक हाँ एनकैप के सिग्नल है सर ये। हाँ, बिल्कुल जबरदस्त आप पहुंच गए, जी ठीक है? तो जब आप इस तरह गाइडेंस के साथ भी पहुंच गए ना, जी तो सर। इसमें आपको गुड एटलीस्ट मिल जाएगा, इस केस में गुड तो आपको मिल सर जाएगा। तो हो सकता है आपने अभी आपने देखा तो आपने पिक किया। अगर आपको पता था ये ना मेट्रोनिडाजोल इंसेफेलाइटिस, तो आपको इसी इमेज पे पिक करना चाहिए था। ये जो डेंटेट न्यूक्लियस इन्वॉल्व होते हैं ना हाइपर इंटेंस, तो इसमें आपको एक डिफरेंशियल मेट्रोनिडाजोल टॉक्सिसिटी और फिर वर्निकीज इंसेफेलोपैथी जो लेस लाइकली है, उसकी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रही है। तो ये इसका क्लासिक वो होता है, फीचर होता है कि ये डेंटेट न्यूक्लियस को इस तरह इन्वॉल्व करती है, बाकी एरियाज को भी इन्वॉल्व कर सकती है। ये आप रेडियोपीडिया से इसको पढ़ लेना। और वर्निकीज इंसेफ जो इसके डिफरेंशियल में आता है, पहली एक्विडक्टल ग्रे मैटर में भी आपने इसमें सिग्नल्स देखे थे, ठीक है? नेक्स्ट। जी सर। नेक्स्ट कैंडिडेट जिसने हैंड रेज किया था पहले, खुद से ही बता दे। मैं देख लेता हूँ, मेरे पास खुल गया है। काफी कैंडिडेट्स हैं, मैं रैंडमली कर लेता हूँ। कैंडिडेट 1 कौन है? कैंडिडेट 1 वो अटेम्प्ट कर ले। डॉक्टर जैनब अटेम्प्ट कर ले। सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही पूरी। मेरी स्क्रीन नहीं आ हेलो रही आप? सर। अभी आ रही है? जी सर अब आ रही है। सर मैं डॉक्टर करूँ? जैनब, हाँ, इंट्रोडक्शन करा दें और आप कर लें। सर मैं नाम डॉक्टर जैनब है। अच्छा, सर मैं इसमें आई एम प्रोवाइडेड वन ऑफ द स्पॉट इमेज सीरीज ऑफ a barium swallow series, frontal हम्म, and lateral projection. We can see the contrast is opacifying the vallicula and the piriform sinus and also going to the esophagus. In the distal, in the proximal part of the cervical esophagus, I can appreciate that there is a well-defined diverticulum noted, outpouching or contrast with outpouching seen from the this distal to the piriform sinus, which is cause there's communication of accumulation of contrast is seen. I cannot appreciate any extravasation or extravasation of contrast noted, no false passages seen, no intraluminal or extraluminal filling defect is seen. The visualized part of the spine in the background appears normal. Sir, concluding my finding, it is likely esophageal diverticulum. And on this image is slightly Zenker's diverticulum is in the underlying, क्योंकि it's in the upper part of the esophagus. और इसके अंदर सर फिर हम Zenker's diverticulum. अभी ये एपी व्यू है, एपी व्यू में ये आप क्या लग रहा है किस जगह पे?
फ्रंटल प्रोजेक्शन में? सर फ्रंटल प्रोजेक्शन में बेसिकली ये पोस्टरल लैटरली आता है, तो कुड भी कोई जेंकर तो ऊपर होता है, क्लीन पेनिस थोड़ा सा नीचे होता है सर। तो हो सकता है ये कोई और कोई पल्सेशन डायवर्टिकुलम हो जो यहाँ पे बना हुआ हो। क्लीन पेनिस थोड़ा सा नीचे होता है। ठीक है ना, ये एंटीरियर और लेटरल है। हाँ ये सर्वाइकल इसोफेगस भी है। अभी एग्जैक्ट मुझे इस केस में अभी मुझे याद नहीं आ रहा क्रिकोफ्रेंजियस में हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। किसी को बताए तो वो लिख दें कि अगर हम सर इसमें कैसे क्रीकोफ्रेंजिस होता है C5 C6 के लेवल पे होता है ना, तो वहां पे होता है, इससे बाद पे होता है। तो ये तो नीचे ही आ रहा है उससे जी जी काफी। सर। हाँ तो तो फिर ये सर ठीक है ना। ये हाँ, तो ये क्या बन गया? किलियन जेम्स, किलियन जेम्सन तो आपने खुद डायवर्टिकुलम होता तो आपने खुद ही डायग्नोसिस आपको पता था, आपने पढ़ा भी था। तो इसको आपने इसलिए ना अपने जो दिमाग है उसको खुला रखना है, यानी आपको पॉइंट भी पता था जो कि मेरे जहन से निकल गया, काफी पहले मैंने स्लाइड बनाई है। तो ये क्लीन जेम डाइवर्टिकुलम है क्योंकि ये उसके है। क्रिकोफ्रेंजियस इक्विलिब्रियम एक है। और एक पोस्टीरियर लैटरली है। ठीक है। जो जेंकर्स डाइवर्टिकुलम होते हैं वो जो होते हैं वो हमारे पास किलियंस डिहेसेंस जो होती है उस जगह पे वहां से वो जी जी ओरिजिनेट सर। है। ठीक हो गया। सर तो ये बहुत नेक्स्ट। इंपॉर्टेंट केस है इन दोनों के डिफरेंसेस। और क्या कहते हैं, इन दोनों में से एक जो केस है ये आपके वाइवा में लग सकता है, बेरियम उसमें सवालों में। ये तो आंट मिनीसा है, कोई भी बता दे, इसमें कुछ वो नहीं है। ऑस्टियोब्लास्टिक मेट्स हैं इसमें। मैं कहता हूँ नहीं है। बोनी आइलैंड्स हैं। Osteophysius striatum. Visualized bones. हाँ, Osteopiclosis और बोनी आइलैंड्स से जॉइंट्स के पास ज्यादा प्रोमिनेंट है वैसे। और इसके कौन से फीचर्स होते हैं जिसको मेट से हम डिफरेंशिएट करेंगे? मार्जिन्स थोड़े से स्पिकुलेटेड होते हैं ना कंपैरेटिवली टू मेट्स। फ्लफी क्रॉस फ्लफी करें मार्जिन। जॉइंट को। हाँ, फ्लफी मार्जिन। और सेकंड पॉइंट आपने क्या बताया? जॉइंट को क्रॉस करें। जॉइंट्स जॉइंट्स को क्रॉस करें, ठीक है। और एक्सियल स्केलेटन को स्पेयर करते हैं, ये भी पॉइंट है। इसको फिर आप लोग देख लेना, ये मेरे जहन में ये पॉइंट आया था सर इसलिए। सर बोन स्कैन में भी होता है कि अपटेक नहीं आती इसकी शायद। हाँ ठीक है, तो ये सारे पॉइंट। हाँ, तो ये आपने जहन में रखना है। कभी कभी चीजों का ना मिमिकर लगा लेंगे, तो मिमिकर को आपस में डिफरेंशिएट की कौन कौन से पॉइंट्स है ये आपके जहन में होने चाहिए। मैं तो सजेस्ट करूंगा कल स्टेजिंग वगैरह के अलावा कुछ और ना पढ़ें, लेकिन ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ देख लें, शायद आ जाए, लेकिन फायदा नहीं होता। मैं सजेस्ट करता हूँ कि एग्जाम से ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। तो ग्रेडिंग, स्टेजिंग और वो सारी चीज़ें जो है ना रट्टे वाली चीज़ें, वो आखिरी दिन देख लें, अपना माइंड आप रिलैक्स रखें एग्जाम से पहले। एक और पॉइंट जो मेरे जहन में आया ना, कि वो एग्जामिनर फिल्म लगाता है आपके पास, ठीक है। एक्सरे, वो ज़्यादातर एक्सरे लगाएगा। तो अगर आप एक्सरे पे उस चीज़ पे नहीं आते ना, उसकी डायग्नोसिस पे के करीब, या आप वो नहीं आते, तो आप एमआरआई या सीटी अर्न नहीं करते। तो यू हैव टू अर्न द वो चीज़। तो आपने ये नहीं करना कि रेडियोग्राफ लगाया तो उसमें आप बस जल्दी जल्दी बोल के उसको बोलें आई वुड लाइक टू सी द एक्सरे, आई वुड लाइक टू सी द सीटी आर एमआरआई। वो कभी भी आपको क्रॉस सेक्शनल नहीं देगा। तो यू हैव टू अर्न द सीटी। ये हमारे जो एग्जामिनर होता है ना उसके जहन में ये होता है कि ही हैज टू अर्न। अगर आपने अर्न नहीं किया ना, वो उसमें आपको पुअर लिख के वो नीचे रख देगा और आपको वो दिखाएगा ही नहीं। तो आपके जहन में चेक लिस्ट होनी चाहिए, इसीलिए कि कोई आपको अगर इस तरह वो दिखाते हैं चेस्ट एक्सरे में आपको, अगर जैसे देखें आपके जीआईटी का वाइवा हो रहा है और चेस्ट एक्सरे लगा है, तो उसमें आप क्या सोचेंगे? आप देखें कोई हर्निया तो नहीं है, क्योंकि जीआईटी के रिलेटेड ये एक लेजिया दिखा सकते हैं आपको, ठीक है। उसके अलावा आपको ब्रोंकोजेनिक्सिस दिखा सकते हैं। तो ये आपने देखनी है, ये सटल सटल चीज़ें आपकी चेकलिस्ट में होनी चाहिए। उसके अलावा अगर एमएसके स्टेशन में चेस्ट एक्सरे लगा दी है
तो आप देख लो कहीं एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपोइसिस तो नहीं दिखा रहा पीछे, कहीं सिकल सेल तो नहीं दिखा रहा इससे वर्टिब्रा उसमें पीछे, कहीं वो तो नहीं दिखा रहा, वो विंकिंग आउल्स आउल साइन जो होता है उसमें मेट्स में। तो ये आपके जहन में, या कोई उसमें ऑस्टियोमाइलाइटिस तो नहीं दिखा रहा पीछे। तो ये चीजें ना आपके जहन में होनी चाहिए। इनमें से कोई ना कोई केस आपके, यानी अभी 150 कैंडिडेट्स हैं, मुझे नहीं पता कितने कवायद है, लेकिन आप लोगों के केस में ना ये चीज एक केस लाजमी आएगा किसी सेंटर में। तो ये सारी चीजें आपने अपने जहन में रख के जानी है, ठीक है। तो कंक्लूजन ये इस पॉइंट का कि यू हैव टू अर्न द फिल्म। तो आपके पास जो प्लेन इमेज लगेगी उससे आपने उसको अर्न करना है। तो ये तो क्लासिक फिल्म है, इसमें ये आपके एक ना एक एग्जाम में लगाएंगे, एग्जामिनर की फेवरेट फिल्म है। कौन है कैंडिडेट? डॉक्टर वर्दा, आप कर लें। जी sir. Sir, I've been provided with the X-ray, lower end of femur in the frontal projection. In this, I can appreciate that the femur shows generalized increased density. However, speculated sunburst type of periosteal reaction is appreciated along its lower metaphyseal region. I can also appreciate the elevation of periosteum bilaterally along the femoral diaphyses, likely giving rise to the Codman's triangle. The surrounding soft tissues, they appear edematous. They show increased haziness, likely they appear edematous. I cannot appreciate any other lytic lesion in the visualized epiphases. So based on this, my diagnosis would be of a malignant lesion, likely an osteosarcoma. Considering the style of the periosteal reaction, I would like to keep our osteosarcoma as my first differential. Would further like to correlate my findings with histopathology and do the MR of the joint, and to also look for any other synchronous lesions. और इसके मेट्स कैसे होते हैं लंग्स में? Sir, cavitating mets, lytic mets देता है osteosarcoma. और कोई स्पेसिफिक पॉइंट? सर calcified हो जाते हैं mets उसके. हाँ, इसके मेट्स जी sir. कैल्सिफाइड हो जाते हैं और न्यूमोथोरिक्स भी कर सकते हैं इसके मेट्स जो होते हैं, ठीक जी, they can give है। rise to ये pneumothorax. तो ये जी. चीज़ आपके ना जहन में होनी चाहिए। कभी कभी इस तरह प्रैक्टिकल लाइफ में हमने ये चीज़ें देखी हैं, तो वही प्रैक्टिकली केसेस आपको दिखाते हैं। तो इस तरह, या हो सकता है वो रेट्रोस्पेक्ट में चल रहे हो, आपको कैल्सिफाइड मेट्स दिखाएं और ऑस्टियोसार्कोमा जो है वो बाद में दिखाएं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ये भी आपके जहन में होना चाहिए कि हो सकता है कोई पैथोलॉजी आपको दिखा के ना वो रेट्रोस्पेक्ट में प्राइमरी पैथोलॉजी, यानी मेट्स पहले दिखा ली और वो बाद में दिखा दिए। तो इस तरह भी आपने जी. अपने सामने, ठीक है। जी sir. जी. Thank you. इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ दी हुई है, आपने बड़ी ज़बरदस्त बताई है, इसमें कुछ ऐड करने के लिए रह नहीं गया। Thank you sir. ओके, नेक्स्ट कैंडिडेट। डॉक्टर आयशा, आप ले लें। Sir, I am provided with the axial contrast enhanced CT scan abdomen with IV and the oral contrast. Here I can see gallbladder wall is appears thickened, and gallbladder wall appears thickened. There is pericholecystic fluid is also appreciated. On the second image, I can see hyperdense intraluminal hyperdense area likely representing calculus. Pericholecystic fat stranding is also appreciated. So on the basis, no abnormal dilated bowel loops are seen. So imaging pictures are suggestive of calculus cholecystitis. However, I would like to see is there any perforation, as I can see a cystic fluid collection along the fundal anterior region of the gallbladder. परफोरेशन की कॉज क्या होती है? ऐसा एक तो इन्फ्लेमेशन की वजह से
दूसरा जो कैलकुलस है उसकी इरोजन की वजह से भी वो हो सकती है, एंड तीसरा वो हो सकती है इसको बोलते हैं हाइड्रोप्स, इम्पेक्टेड कैलकुलस होता है नेक में, जिसकी वजह से उसकी obstruction होती है, डायलिटेशन होती है, और उसकी वजह से भी वो हो सकती है उसकी। सही है। Further surgical referral for the further management of the patient. वन ऑफ द कॉजेज, अगर आपको इरेगुलरिटी और इस तरह कलेक्शन मिल रही है तो वो होती है नेक्रोसिस, गैंग्रीनस Of नेक्रोसिस ऑफ द गॉल ब्लैडर। gangrenous necrosis. कौन से Yes, sir. फीचर्स हैं जो कि गैंग्रीनस नेक्रोसिस को सजेस्ट करेंगे कि गॉल ब्लैडर ल्यूमन में अगर आपको गैस मिल रही है, अगर Yes, sir. आपको इंट्राल्यूमिनल मेम्ब्रेन्स मिल रही हैं, जो वॉल्स हैं वो इरेगुलर हैं, ठीक है, या उसमें कोई डिफेक्ट है और पेरिकोलिसिस्टिक एब्सिसेस बन गई हैं, तो ये जो है इसकी वन ऑफ द कॉज होती है गॉल ब्लैडर का गैंग्रीनस, क्योंकि वो कोलिसिस्टाइटिस जो इस्कीमिया करती है उसके वॉल्स को, और इस्कीमिया के बाद गैंग्रीन बन जाती जी सर, थैंक यू। है। तो ये टिपिकल आपको, यानी अगर कोलिसिस्टाइटिस दिखाएंगे ना तो साथ इस तरह कुछ ना कुछ उसके एसोसिएटेड दिखाएंगे। परफोरेटेड हो सकता है दिखा रहे हो सकता है ये गैंग्रीनस कोलिसिस्टाइटिस दिखा रहे हो, या कोई और ऐसी रिलेटेड पैथोलॉजी दिखा रहे हो। बिल्कुल Yes, सिंपल जो केसेस है ना वो सर इसमें एमसीपीएस के साथ। परफोरेशन थी। इसके बाकी सेक्शन मुझे याद नहीं है केस में क्या था, दिखाने का मकसद ये था कि गैंग्रीनस को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। मे भी परफोरेशन थी इसमें। अल्ट्रासाउंड के मैं ज्यादा केसेस नहीं डाले, सिर्फ एक ही केस है। अच्छा जी, अल्ट्रासाउंड तो डॉक्टर ईशा आप ले लें। Assalamualaikum. वालेकुम सलाम। Sir, I am provided with the multiple grayscale images of antenatal ultrasound scan, in which I can appreciate the first image is of a fetal skull, in जी जी which I can appreciate there is mild dilatation of the lateral ventricles with overlapping of the sutures. In the C image, I can appreciate there is anterior abdominal wall defect with herniation of the bowel loops into the herniation of bowel loops outside the abdominal cavity. हम्म, And in the A image, there is bowing or fractures of the long bones of हाँ leg, tibia, and tibia. And हम्म, the B image also shows the bowing or fracture of a long bone, but I cannot appreciate whether it is of upper limb or lower limb. And in the uh, D image, I cannot. D image का appreciate नहीं हो रहा कि किस एरिया का scan. कंक्लूड करें। So, based on these findings, uh, uh, my findings include omphalocele and bone fractures. हाँ हाँ बताए ना। So, it may be due to any chromosomal abnormality, like osteogenesis. Sorry. So, based on the bowing or fractures, I would keep the differential of osteogenesis imperfecta. But as there is omphalocele, so there may be underlying chromosomal abnormality as well. Further, I would like to review other images of the scan. सही है। फिर आपके को क्या फीचर्स होते हैं ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के अल्ट्रासाउंड में, प्रीनेटल अल्ट्रासाउंड?
सर उसमें हमें जो एंटीनेटल स्कैन में मिलेंगे वो हमें एक तो यही बोनी एब्नॉर्मैलिटीज मिलेंगी, जिसमें बोइंग होगी, फ्रैक्चर्स होंगे, कैलस फॉर्मेशन होगी, और उसके अलावा जो बाकी जो फीचर्स हैं वो स्क्लेरा और वो चीजें तो हम इस पे अप्रिशिएट नहीं कर सकेंगे। रिड्यूस कल बोन में क्या डेंसिटी होता है भी जब होगी। आप बीपीडी ले रहे होते हैं तो आपको क्या फीचर्स मिलते हैं उसमें? सर वो स्कल वॉल्ट की भी डिफॉर्मिटी होगी उसमें। और दूसरी चीज कि वो थोड़ा सा उसका जो होती है ना हाइपरिकोइक बोन की, वो थोड़ी सी जी कम हो जी। जाती है क्योंकि उसमें पुअर मिनरलाइजेशन होती है। तो यस अगर सर, आपको डिक्रीज बोन एक्सरे डेंसिटी करते हुए, होगी। हाँ, उसमें इसमें आपको थोरेक्स के भी डिफॉर्म मिलेगा रिब्स की वजह से, डिफॉर्म रिब्स, मल्टीपल डिफॉर्मिटी ऑफ फ्रैक्चर भी मिलेगा। मल्टीपल बोन्स, जी और सर। एक और फीचर जो होता है कि आप जब क्लैपफुल। प्रो प्रेस करते हैं ना, जो बीपीडी लेने के लिए थोड़ा सा प्रो प्रेस करते हैं, तो आप ड्यूरिंग प्रोबिंग उसका जो स्कल होता है ना वो डिफॉर्म्ड होता है ड्यू टू योर प्रेशर। तो ये इंपॉर्टेंट जी सर। फीचर है। इस ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा का था। जी सर, ये साथ वो काइंडली डी इमेज का बता देंगे ये वाला भी मैंने उसका किसी आर्टिकल से उठाया, मुझे नहीं पता इसके साथ एसोसिएटेड ये था कि नहीं, इसमें मैंने गौर भी नहीं किया। मैंने मेनली ये चीजें दिखाने के लिए किया था, लेकिन हो सकता है इसके साथ हम फेलोसील हो। ये जो जी सर। केस है ये अलग केस था, ये मुझे फिर कोई वो कंक्लूजन नहीं मिल रहा था, तो ये मैंने गूगल से इमेजेस उठाई थी, तो इसको मैंने ओके सर। डिटेल में पढ़ा नहीं। तो हो सकता है एसोसिएटेड हो, वो आर्टिकल में देख लूंगा आपको बता दूं। लेकिन हो जी सकता है सर। दो चीजें भी साथ दिखा सकते हैं ना। जी लेकिन सर। जी ये सर। सेक्शन मुझे आई एम नॉट श्योर, जब आपको फेलोसील या गैस्ट्रोस्किसिस दिखाएंगे ना तो उसमें आपको क्लियर कट सेक्शन दिखाएंगे, इसमें इस तरह नहीं दिखाया जी हुआ। जी तो इसमें ये सारे फीचर्स हैं, साथ इसके पॉलीहाइड्रोमियाज इसका फीचर है जो होता है, और बाकी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं कि इसमें मल्टीपल फ्रैक्चर्स होंगे, एंगुलेटेड बोन्स होंगी, और जो डिफॉर्म्ड हो जाएगा। ठीक है, ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप प्रैक्टिकली भी आप ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा को डायग्नोज कर सकते हैं, और आप लोगों ने राइट। किया भी। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आखिरी केस है, ये किसको देंगे? डॉक्टर हीरा महमूद आप ले लें। जी सर, I'm provided with the contrast मैंने पहले भी enhanced दिखाया था। CT जी abdomen बोले। axial slicer। सर आवाज आ रही है? जी जी बोले। हाँ, I'm provided with the two axial slices of the contrast enhanced CT abdomen, in which I can appreciate the right kidney, which is showing a well-defined fluid density lesion in the cortex of the mid pole. No perilesional fat stranding is appreciated. The lesion is not extending into the pelvis as well. The renal hilum appears normal. I cannot appreciate the vein, which is not shown in this image. Rest I'm looking at the bowel, which appears normal. Um, the word, no other significant abnormality is seen. So based on only provided this image, left kidney is not visualized in the section. My diagnosis for this lesion would be simple renal cortical cyst, but I would like to take the density of the lesion. And if it's fluid density, then it's a simple renal cortical cyst, Bosniak type 1. Also, in the second image, I can appreciate a calcific density in the posterior wall of the abdomen, behind the muscles of the back. Might be a granuloma. सर और तो कोई फाइंडिंग नहीं नजर आ रही है मुझे इसमें। इसकी ये जो आपको कैल्सिफिकेशन नजर आ रही है ना, ये पोस्ट सर्जिकल चेंजेस है, इसकी नेफ्रेक्टमी हुई थी 10 years बैक। ओके, लेफ्ट साइड की, ठीक है। कुछ और फीचर है? सर बहुत सटल है, मैं बता दूं ये इसमें इधर आपको कुछ चीज अब नॉर्मल नजर आ रही? सर इसमें एक इनहैंसिंग फोकस नजर आ रहा है मुझे। यस, दिस वन। ये क्लासिक केस होता है सर्जिकल।
हाँ, आरसीसी का केस होता है। आरसीसी के हम्म बाद हम बेशक नेफ्रेक्टमी करा दें 10 साल 15 साल, उसके बाद इसके पेनक्रियास में मेटास्टेसिस आते हैं। इसका बाकी जो सारा पेनक्रियास था ना वो एट्रोफिक हो गया था, और इसकी ओके वो डक्ट थी, वो क्या कहते हैं, वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गई थी उसकी वजह से। तो बाकी क्योंकि मैं अच्छा पेनक्रियास आपको नहीं दिखा सका इसमें, क्योंकि वो सारा एट्रोफिक था। तो ये केस है, ये केस है उसका पेनक्रियाटिक मेट पेनक्रियाटिक नेट्स ड्यू टू आरसीसी। ठीक है, ये जो पहले वो था, पहले ओके सर सर कितनी मिनट्स है? नहीं नहीं, ये मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये मिनट, ये मेट्स है ना, ये पेनक्रियाटिक मेट्स हैं। इसने पेनक्रियास की एट्रोफी भी कराई हुई है, बाकी पेनक्रियास एट्रोफिक था वो मैंने दिखाया नहीं है। बाकी इसको देखें तो स्प्लीन इस जगह आ गई, रीनल फोसा की जगह में आ गई। इसकी नेफ्रेक्टमी हुई थी और ये पोस्ट नेफ्रेक्टमी चेंजेस हैं हाँ सर, इसके ये जो स्क्रीन से एंटीरियरली एक पैरावर्टिब्रल लेफ्ट साइड पे एक नोड्यूल आ रहा है। ये वो है, बावल है, देखे ना आगे, बावल के साथ कंटिन्यू करिए दूसरी क्लास बावल ये। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तो जो सर मैथ्स है वही। इसमें वीएचएल, सॉरी सर, इसमें वीएचएल हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि ये आइलेट सेल कैंसर हो और साथ में सिस्ट आ रही हो इन द राइट साइड और आरसीसी की भी हिस्ट्री है? ये खाली सॉलिटरी सिस्ट थी ना, सिंपल सॉलिटरी सिस्ट थी। वीएचएल में फिर मल्टीपल सिस्ट होती हैं। ओके सर। हाँ, तो ये क्लासिक केस, इसको आप पढ़ लेना। ये इसमें ना, इसमें आपको मिलेगा लिटरेचर में कि पोस्ट नेफ्रेक्टमी पैनक्रियाटिक मेटास्टेसिस। ठीक है, मेरे ख्याल से सारे केसेस खत्म हो गए। जो मेरे जहन में ड्यूरिंग क्लास वो आए केसेस, वो मैंने आपके साथ, यानी जो पॉइंट्स आए आपके साथ शेयर कर लिए। बाकी बेस्ट ऑफ लक। जो जिनके एग्जाम नहीं है उनके लिए नेक्स्ट टाइम हम फिर प्रॉपर करेंगे। इस दफ़ा मेरा अपना एग्जाम था उधर FRCR का, तो मैं उधर बिजी था, तो उस लिहाज से फिर उस तरह क्लास वो नहीं हम अरेंज कर सके। हमने प्लान तो किया था काफ़ी। और नेक्स्ट टाइम हमारे पास एग्जाम की फिल्में भी होंगी, वो डॉक्टर मुजम्मिल की क्लास पास हैं, और वो